Assalamualaikum guys, I am Manu Fatma. I hope you all are fine. Welcome to my channel. So in this video we are gonna start our basic English grammar course. So इस कोर्स में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करें. So without wasting your time, let's get started. सो गाइस हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रामर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा इसका क्या रोल है किसी भी ज़बान को सीखने में. सो स्टार्ट करते हैं. द रूल्स विच आर यूज टू राइट समथिंग, कुछ भी राइट करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए किसी भी ज़बान में, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, किसी भी ज़बान में कुछ राइट करने के लिए या फिर कुछ स्पीक करने के लिए, मतलब कुछ बोलने के लिए, वो वाले रूल्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ग्रामर कहते हैं. ठीक है, रूल्स आपको पता है प्रिंसिपल्स को कहते हैं. ठीक है, वो तरीके या वो कवानीन या वो ज़वाबत जो कि कोई भी ज़बान बोलने या लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ग्रामर कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी यही है कि अगर हम लोग कोई ज़बान सीखना चाहते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वे होगा, जो सबसे बेटर वे होगा, वो यही होगा कि हम उसकी ग्रामर सीखें. बिकॉज़ जो ग्रामर है इट हैव्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. ठीक है, इसके अलावा इसके बगैर, ग्रामर के बगैर हम कभी भी किसी भी ज़बान को समझ ही नहीं सकते. जब हमें स्ट्रक्चर का ही नहीं पता होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने किस वर्ड को कहाँ पे लगाना है, तो हम लोग कभी भी उस ज़बान को बोल नहीं सकते. ठीक है, बोलना तो दूर की बात, हम उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते. मोर ओवर इट हैव्स टू लर्न एनी लैंग्वेज. ठीक है, अगर आप उस ज़बान को सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको सबसे पहले ग्रामर को ही स्टडी करना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको शौक़ है कि आप अपनी जो आइडियाज़ हैं या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करें. ऑब्वियसली हर इंसान का ही दिल चाहता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने कंटेंट को क्रिएट करे और लोगों के साथ शेयर करे. तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी. यू विल डेफिनेटली हैव टू लर्न इंग्लिश. और अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप ग्रामर को समझें. जस्ट लाइक द बैकबोन इन आवर बॉडी. जिस तरह आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें नीडल के जितनी भी कोई यू कैन से एक्सीडेंटली कोई आ जाए, इसमें स्क्रैच या किसी किस्म का भी कोई एक्सीडेंट हो जाए बैकबोन पे, तो हम लोग खड़ा होना तो दूर के बाद हम बैठ नहीं सकते ठीक तरह से और चल नहीं सकते. जिस तरह हमारी बॉडी में एक बैकबोन का रोल होता है ना, इसी तरह एक ज़बान में ग्रामर का रोल होता है. अगर आप उस ज़बान को समझना चाहते हैं, उस ज़बान को बोलना चाहते हैं, ठीक है, आप उस ज़बान में फ्लुएंट होना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो यू विल डेफिनेटली हैव टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज. ओके, अब हमने सीख लिया कि बेसिकली ग्रामर होता क्या है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द बेसिक ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कि इंग्लिश की ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होती है, इंग्लिश की जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. तो आपको पता होगा कि हर ज़बान के कुछ बुनियादी हरफ होते हैं, कुछ बुनियादी अलामतें होती हैं जिनसे आगे मज़ीद अल्फाज बनते हैं और फिर एक ज़बान का जो बेसिक जो ढांचा होता है, यू कैन से स्ट्रक्चर और बॉडी ऑफ दैट लैंग्वेज वो बनती है. तो यहाँ से स्टडी करते हैं दैट एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है, इस तरह इंग्लिश की जो ग्रामर है वो भी इंग्लिश के लिए एक बेसिक यूनिट ही है जिसके बगैर हम उस ज़बान को नहीं बोल सकते. तो लैंग्वेज में जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी ग्रामर का वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. जिस तरह आप उर्दू में या हिंदी में हरूफ होते हैं, ठीक है, अलिफ बे पे जिस तरह होते हैं ना, इसी तरह इंग्लिश में जो ग्रामर है उसका बेसिक यूनिट क्या है, अल्फ़ाबेट्स. ओके, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ए टू जी. डेफिनेटली ये तो सबको ही आते होंगे. उसके बाद लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स, उसमें से 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम लोग वावल्स कहते हैं. ठीक है, जिनमें ए ई आई ओ यू हैं. ठीक है, बेसिकली यही हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वावल हर उस लेटर को कहते हैं जिसकी आवाज़, जिस तरह उर्दू में अलिफ होता है ना, इसी तरह इसकी आवाज़ निकल रही होती है. मतलब हम लोग अपने लिप्स को टच नहीं करते, हम अपनी टोंग को यूज़ नहीं करते, हम अलिफ की आवाज़ निकालते हैं. जिस तरह हम अम्ब्रेला, ओके, एप्पल,
तो एप्पल में ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए जो है ये वाउल है, बिकॉज़ हम लोग इसमें इसको स्पीक करने के लिए अपनी टोंग को यूज़ नहीं कर रहे, ना ही अपने लिप्स को टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ या टीथ के साथ, तो लिहाजा ये वाउल है। उसके अलावा 26 लेटर्स में से 5 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जब बाकी 21 रह जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो कि बी सी, यानी कि इन वाउल्स को निकाल के इनके अलावा उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सिंबल वो अलामतें या वो अलामत दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक साउंड, जो कि एक ख़ास आवाज़ को ज़ाहिर करती है। हर वो अलामत किसी भी ज़बान में हर वो अलामत जो कि ख़ास आवाज़ को ज़ाहिर करता है उसको लेटर कहते हैं। इसके अलावा ये उस ज़बान में कुछ भी राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज टू राइट समथिंग इन एनी लैंग्वेज, लाइक अगर मैंने कोई भी वर्ड लिखना होगा तो ऑब्वियसली आई विल राइट दीज लेटर्स ओके इन कैपिटल और स्मॉल फॉर्म, जो कि मैंने राइट नीचे किया हुआ है कि लेटर्स को हम 2 तरीक़ों से राइट कर सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल जो होते हैं ना ये अपर केस में राइट हुए होते हैं, ठीक है, अपर केस में, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ये स्मॉल केस में राइट हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, ये जो कैपिटल बड़े वर्ड्स राइट हुए हैं ना, बड़े बड़े, इनको कैपिटल कहते हैं, और जो स्मॉल फॉर्म में राइट हुए होते हैं इनको स्मॉल लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ तक तो थी लेटर्स की कहानी। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग मिलके फैमिली की तरह एक घर में इकट्ठे रहते हैं ना, इसी तरह लेटर्स जो हैं ये आपस में मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो लेटर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होता है, तो वो एक वर्ड बन जाता है। तो लेटर्स जब आपस में मिलते हैं और आपस में कंबाइन होते हैं और मीनिंगफुल ग्रुप बनाते हैं, तो उस मीनिंगफुल ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात आपने ध्यान रखने से आपने सुनी है कि उस वर्ड में लेटर्स की एक तरतीब भी होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई ऐसा ही वर्ड बनाए जो कभी मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में हो ही ना, तो एक ख़ास तरतीब के साथ ऐसा वर्ड बनाए जिसका कोई मायने हो, मीनिंगफुल ग्रुप हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट की हुई हैं, लाइक यहाँ पे लेटर्स हैं और लेटर्स आपस में कंबाइन होकर वर्ड्स बना रहे हैं। तो जिस तरह बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, इस तरह खे एक लेटर है, ये सब कंबाइन होके मिलके जो है ये वर्ड बना रहे हैं जो कि बुक है। इसी तरह सी जो है ये ए के साथ कंबाइन हो रहा है और साथ में टी जो है ये सारे के सारे कंबाइन होके कैट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि जिस तरह लेटर्स आपस में कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं, इसी तरह वर्ड्स जो हैं ये आपस में कंबाइन होके सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह हम लोग सब मिल के एक फैमिली की तरह एक घर में रहते हैं ना, और फिर सारे के सारे घर मिल के एक मोहल्ला या एक सिटी या कोई सोसाइटी बनाते हैं, इसी तरह वर्ड्स आपस में मिल के सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस भी बेसिकली मीनिंगफुल ग्रुप ही होता है वर्ड्स का। और इसमें भी ये बात ध्यान में रखनी है कि उसकी कोई ना कोई तरतीब ज़रूर होनी चाहिए, मतलब उससे एक सेंस हमें महसूस हो, ये ना हो कि कोई बात का मतलब इंफॉर्मेशन ही ना मिल रही हो और बिल्कुल ही वो मतलब सेंटेंस कहलाया ही ना जाए। तो इसमें यही 2 बातें हैं कि डैट मेक सेंस, जिसकी कोई सेंस हो, मतलब उसके कोई मीनिंग होना चाहिए, और इसके अलावा वो उसमें जो वर्ड्स हैं जिनसे मिलके वो सेंटेंस बना है उनकी एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है डैट आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है। अब एम एक वर्ड है, इसमें एक लेटर है, ठीक है, इस तरह एम एक लेटर है, तो ये दोनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं एम, ठीक है। इसके अलावा आ एक वर्ड है, गर्ल एक वर्ड है। अब गर्ल एक वर्ड है, इसमें 4 लेटर्स आ रहे हैं, जी आई आर एल। तो पहले लेटर्स ने मिलके वर्ड्स को बनाया, उसके बाद वर्ड जो आपस में कंबाइन होके एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। इसकी कोई सेंस बन रही है, कोई मतलब समझ में आ रहा है। इसके अलावा इसमें एक तरतीब है कि पहले आई लिखा हुआ है, उसके बाद एम, उसके बाद आ, फिर उसके बाद गर्ल। यही जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम इसको चेंज करेंगे कि पहले हम एम को लिखते हैं, फिर आ को लिखते हैं, फिर आई को, और फिर गर्ल को, एम आ आई गर्ल, ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि इससे
पे कोई मीनिंग वगैरह या कोई सेंस ही नहीं बन रही, तो लिहाजा ये एक सेंटेंस नहीं होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट मोर इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेज बेस्ड वीडियोस, देन सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon button, like my channel and share these videos with your friends, with your relatives, so that they can also get benefit from this video.